18 फरवरी के दिन विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके 100% एग्जाम में आएगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जो आपको आज क्वेश्चन हम बताने वाले हैं काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम में काफी कम समय बैठा हुआ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। इसका पीडीएफ भी बताएंगे आपको कहां पे मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रत्येक चैप्टर से चुन चुन करके क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप मिस करते हैं तो समझिए कि आपका बड़ा नुकसान होने वाला है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं फटाफट से कि जब भी आपके एग्जाम में आएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर क्या लिखेगा। इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देते हैं। कहां पे मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिलेगा आपको, कोई भी उसमें पैसा वगैरह नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अगर आपके एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो आपको दो टॉपिक जरूर लिखना होगा, अभिकारक और उत्पाद के बारे में। जब तक अब आप अभिकारक और उत्पाद के बारे में नहीं लिखेगा आपका पूरा का पूरा अंक नहीं दिया जाएगा। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले अभिकारक के बारे में कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं यानी भाग लेते हैं उसे हम लोग रासायनिक अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद के बारे में आपको लिखना होगा कि जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब उसके बाद से आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, ध्यान से देखिए, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो टॉपर स्टूडेंट वही बनते हैं जो इन सारी बातों को फॉलो करते हैं, जो सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण में आपको लिखना होगा कि जैसे कि H2 प्लस Cl2 से बनता है 2HCl और CaCO3 से बनता है CaO प्लस CO2, जो CaCO3 जो आपका टूटता है तो ये निर्माण हो जाता है CaO और CO2 में। अब देखिए यहां पे आपको समझा देते हैं, अब ध्यान से समझ लीजिए यहीं पे ही कि देखिए ये जो हिस्सा जो भाग लिया है H2 और Cl2 ये आपका अभिकारक कहलाता है, और जो पदार्थ बना है अभिक्रिया के बाद HCl ये आपका जो बना हुआ है ये क्या है आपका, ये आपका है उत्पाद है। ओके, तो यहां से आपने अभिकारक और उत्पाद के बारे में दोनों के बारे में आपने यहां से समझ लिया। अब अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो आपको इतना लिख देंगे आप लोग तो पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। आपको पीडीएफ दे देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, फटाफट से मिस मत कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। कि एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको छांट करके रखा गया है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाए, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए आपको लिखना होगा इसके बारे में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस Cl2, यहाँ पे देखिए इसके संकेत से प्रदर्शित किया। देखिए हाइड्रोजन को H2 यहाँ पे लिखा गया है और क्लोरीन को यहाँ पे Cl2 से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद यह निर्माण किसमें हो गया, तो 2HCl का यहाँ पे निर्माण हो गया है। बस इतना आपको लिखना है, आपका पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। अब देखिए सबसे जबरदस्त जो आपका क्वेश्चन होता है संतुलित समीकरण। संतुलित और असंतुलित समीकरण तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, काफी जबरदस्त प्रश्न है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा यार वीडियो आपको, अब सब्जेक्टिव का। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो यहीं पे मिल रहा है, तो जल्दी से तैयारी करना है, क्योंकि पिछले साल भी नंबर 1 चैनल था, इस साल भी नंबर 1 चैनल रहेगा आपकी तैयारी के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, फटाफट से दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक समान होती है उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और समीकरण को संतुलित करने के लिए भी आता है, उसका भी आसान तरीका हम आपको बता देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। 5 नंबर आपकी एग्जाम में समझिए पक्का हो गया, क्योंकि अगर हम देखिए गारंटी देते हैं इसकी, जो आज आपको हम बता रहे हैं उसमें से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी कहते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए फटाफट से। जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस Cl2 से बनता है 2HCl। देखिए कहा क्या गया है कि संतुलित समीकरण में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या समान हो। देखिए अभिकारक के बारे में हमने आपको ऊपर बताया, अभिकारक कौन होता है, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद कौन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो भाग कौन लिया है, यहां से H2 लिया है और Cl2 लिया है, बना क्या है 2HCl का निर्माण हो गया है। यहां देखिए H में परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। यहां पे क्लोरीन में कितना है, 2 है। और इसके उत्पाद में परमाणु की संख्या कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। क्लोरीन में भी कितना हो जाएगा, 2 है। यानी कि ये दोनों का दोनों बराबर है, तो बराबर है तो संतुलित हो जाएगा, बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण हो जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया कि असंतुलित समीकरण के बारे में, तो आपके एग्जाम में आएगा तो फटाफट से आपको लिखना होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि जो भाग लेता है और उत्पाद यानी कि समीकरण में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है यानी कि उत्पाद की परमाणु की संख्या एक समान नहीं हो
उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। जैसे कि H2 + Cl2 से बना है HCl। यहां देखेंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 2 है। Cl की कितनी है, यानी कि क्लोरीन की कितनी है, तो 2 है। लेकिन जब ये बना है तो केवल यहां पे परमाणु संख्या हाइड्रोजन की और क्लोरीन की दोनों की केवल 1 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इधर 2 है, LHS में 2 है और RHS में 1 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी छांटने के लिए आएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है या फिर असंतुलित समीकरण है। तो आपको इस तरीके से पहचान लेना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया है, क्योंकि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। हमेशा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए चैप्टर वाइज आपको छांटा गया है। जैसे देख रहे हैं कि पहले चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन मिल रहा है, इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा बताया जा रहा है। लगातार चलेगी अब, क्योंकि समय काफी कम है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार, यानी कि इन नियम को संतुष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं, यानी कि ये जो आपका नियम है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे ही ये साबित करने के लिए, इसे संतुष्ट करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, रासायनिक के समीकरण को क्या करते हैं, तो संतुलित करते हैं। बस वही चीज यहां पे लिखा गया, आप लोग इसे लिख दीजिएगा। आप लोग ये भी बताइए कि कितने क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले से पता था। अगर पता होगा सारा का सारा क्वेश्चन का उत्तर, तो समझिए आप तो धमाल मचाएंगे। बिल्कुल मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया और एक होता है ऊष्माशोषीय क्रिया। सब चीज बताएंगे बाबू, सब चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला सीधे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी में आपको लिखना होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मा निकलती है जिसे, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए यहां पे देखिए एग्जांपल में क्या है, CH4 जो कि गैस के रूप में है और यहां पे O2 जो कि गैस के रूप में है। इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, देखिए जो 2 लगाना इसे संतुलित किया गया है, उसे आप नहीं पढ़ेंगे अभी फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए वो यूज किया गया है। अब देखिए जब यह अभिक्रिया करता है तब बनता क्या है, CO2 और H2O, और उसके बाद से यहां से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा को बाहर निकाल देना। अब देखिए उसके बाद एक होता है ऊष्माशोषी। तो आएगा तो आपको फटाफट तरीके से इसे लिख देना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं PDF चाहिए हम आपको बता देते हैं, टेस्ट भी आपको मिल जाएगी, सारी तैयारी आपको जबरदस्त। कह रहा है क्वेश्चन कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझिए कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस जब इसे गर्म किया जा, हीट किया जा रहा है, तो ये आपको अभिक्रिया कराया जाए किससे, POB से। तो निर्माण किसका हो रहा है, NO2 + O2 का। ठीक है, यहाँ पे संतुलित करने के लिए 4 लगाया गया है, इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या हो रही है, यहाँ पे ऊष्मा बाहर से दी जा रही है। देखिए यहाँ पे देखिए ऊष्मा दी जा रही है ना, हीट। देखिए यहाँ पे ऊष्मा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हीट लिख दिया गया है। देखिए ऊष्मा यहाँ से बाहर से, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर से दी जाए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर से दी जाए उसमें उसे कहेंगे ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। और जिसमें क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप लोग याद करके रखिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होगा। और फटाफट से जितना भी वीडियो नहीं देखे हमारे चैनल से, सबका सब वीडियो देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा का लिंक दिया गया, लिंक भी चेक कीजिए और जाइए अपने तैयारी में जुट जाइए, समय काफी कम है। देखिए आप अपने रिजल्ट में उछाल लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तो तैयारी करना होगा, और सब्जेक्टिव कहीं तैयारी नहीं कराया जा रहा है और स्कूल कोचिंग भी बंद है, तो आपके लिए हम तो जबरदस्त करा रहा है। तो आपको यहीं से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास करना शुरू कर दीजिए। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखिए छाट छाट के क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया लाएगा है आपके लिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यहाँ पे एकल होगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 2 छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के अगर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देगा ना, उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक छोटा पदार्थ यहाँ पे C है और उस O2 से यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया है। किसे अभिक्रिया किया है, C
प्लस O2 से या जब अभिक्रिया कराया गया है तो यहां बना है CO2, यानी कि एक बड़ा पदार्थ का निर्माण हो जा रहा है। दो छोटा छोटा मिलकर के एक बड़ा का निर्माण कर रहा है, उसे कहेंगे हम लोग क्या जी, संयोजन अभिक्रिया, उसे हम लोग कहेंगे। ये ध्यान से समझिए, जब समझ लीजिएगा तो आपका परिभाषा याद हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर के दो छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 जो आपका जो दिया गया है, ये आपका एक बड़ा पदार्थ है CaCO3। अब ये अभिक्रिया के बाद ये टूट जाता है किसमें, CaO और CO2 में। ये दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाते हैं। तो जब एक बड़ा पदार्थ टूट के बिखर जाएगा, एकल पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में निरूपित हो जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ये आपका 40% आंसर हो जाएगा। ये लोग आप लोग बाबू इसे लिख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, समय काफी कम इसलिए काफी तेजी से भी आपको बता रहा है और लेकिन आपको पूरी तरीके से समझाते जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको एकदम निकाल लिया गया है कि यही आएगा तो पढ़िए आप और यही याद कीजिए और एकदम परीक्षा में जाकर धमाल मचाइए। देखिए इसको देखिए, ये अगर आप वीडियो देख लिए ना मजा आ जाएगा। इसके बाद भी और सारा वीडियो आएगा और सारा का सारा वीडियो देखिए देखिए आप धमाल मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको लिखना होगा जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है हटा देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए केवल याद कर लेना एक वर्ड, क्या चीज, विस्थापन का मतलब हटाना, विस्थापन का मतलब हटाना, बस इतना याद कीजिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो फटाफट बता दीजिएगा। जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, यानी कि उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल जैसे कि देखिए यहां पे दिया गया है एग्जांपल में, जैसे में Zn प्लस CuSO4। अब जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो जो यहां से Cu है, Cu को हटा करके Zn खुद अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इस प्रकार से ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण हो जा रहा है। इस प्रकार से क्या हो गई, आप देख पा रहे हैं कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है यह, आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए तो जब भी आएगा आपके एग्जाम में, अगर आता है तो फटाफट तरीके से इस तरीके से लिखना है, आपको पूरे का पूरे अंक मिलेगा जो आपको बता रहे हैं तरीका। अगला देखिए, अगला आप देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वहां पे हमने पढ़ा, अभी पहले पढ़ा कि विस्थापन माने हटाना, द्विविस्थापन का क्या होता है मतलब। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का जो आदान प्रदान हो जाता है। जो आपका आयन कौन होता है, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है, इसके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 से जब यह अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका जो निर्माण हो जाएगा ये बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, जो यहाँ पे इसके आयनों का आदान प्रदान हो चुका है। तो आपको फटाफट तरीके से इसे लिख लेना है। अब किस प्रकार से आयनों का निर्माण हुआ है इसको बताने का अब समय नहीं रहा, बस आप याद कर लीजिए और परीक्षा में जाइए लिख करके आइए। बाद में आप इंटर में जाइएगा, इंटर में तो आपको ये सारी चीजें समझाया जाएगा। अभी तो आपको परीक्षा को बेहतरीन करना है, रिजल्ट में उछाल लाना है, काफी जबरदस्त कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न की देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया बाबू किसे कहते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण से पता चला है कि कुछ ना कुछ अवक्षेप की बात की जा रही होगी। अवक्षेप का मतलब हो गया कुछ कचरा, बस इतना याद कीजिए। देखिए तो आपको लिखना होगा कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी समझ लीजिए कि कचरा के रूप में एक निर्माण हो जाता है, उसे तो निर्माण हो जाता है। जो जल में अबिलेय होता है उसे हम लोग अबिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, उसी अबिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई अभिक्रिया कराएं, अभिक्रिया कराने के बाद से एक अवक्षेप का निर्माण हो जाए, यानी कि जब हम लोग कुछ कुछ मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो वो तो मिश्रित हो जाता है, यानी कि वो मिल जाता है। लेकिन कभी कभी चीनी में या फिर पानी में कुछ मिला होता है, तिन का छोटा छोटा कोई पदार्थ, तो वो नीचे बैठ जाता है, जो कि गलता नहीं है, यानी कि उसमें मिलता नहीं है पानी या शक्कर में, ठीक है, यानी कि चीनी और पानी में मिलता नहीं है। उसी को तो कहते हैं अवक्षेप कह देंगे, यानी कि कचरा कह देंगे, यानी अवक्षेप कह देंगे। यानी कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है आपस में तो उसमें से एक श्वेत रंग का या भी कोई भी यहां पे आपको बन जाता है। यहां तो श्वेत लिखना होगा आपको कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जो जल में क्या होता है, अबिलेय होता है, यानी कि वो गलता नहीं है। उसे क्या कहते हैं, उस अबिलेय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको लिख देना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। आपको एग्जांपल में लिखना होगा कि NaCl में जब AgNO3 को हम मिलाते हैं तो यहां पे AgCl का निर्माण होता है और
NaNO3 हम लोग का एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त यहां से हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा, पूरा का पूरा अंक आपको दे दिया जाएगा। अगला देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मात्र 20 प्रश्न बताएंगे, 20 तो धमाल मचाने वाला प्रश्न बताएंगे आपको। चलिए, इसका पीडीएफ भी बताएंगे, लेकिन कहां अंतिम में बताएंगे कहां पे मिलेगा, वहां पे टेस्ट भी चल रही है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल यानी कि एसिड, क्षारक यानी कि बेस के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने के बाद से लवण और जल का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि यहां पे NaOH आपका क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, ये दोनों मिल गया है। और जब मिलेगा तो एक ध्यान रखिएगा, एगो बनाएगा लवण और एगो बनाएगा जल, यानी कि लवण और जल का निर्माण कर देगा। तो NaCl हम सभी का लवण हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। इसी तो ही तो हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है और इतनी मजेदार क्वेश्चन देखिए, आपको पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो गया होगा कि सर बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा है। तो बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, फटाफट से लाइक करिए, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज, बड़ा ही खास चीज आपको बता दें, काफी बच्चे कहते हैं कि सर अपना चेहरा दिखाइए ना, हम लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल चेहरा दिखाएंगे जब 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये टारगेट अब रख चुके हैं। वैसे तो आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए तब, लेकिन हम कुछ और उम्मीद रखे हुए थे, लेकिन 5 लाख सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होगा तो चेहरा जरूर दिखा देंगे आपको, और मिल करके हम लोग एक पार्टी जरूर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे पार्टी करेंगे हम लोग। चलिए, तो फटाफट से करेंगे, काफी अब कम सब्सक्राइबर भी बचा हुआ है और हम लोग आइए पहले तैयारी करते हैं, फिर जो कुछ होगा वो होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि सर चेहरा दिखाइए, हम दिखाएंगे। अब आपको आज अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि 5 लाख होगा तो आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया बाबू साथ साथ हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CuO प्लस H2, जब यह अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस H2O का निर्माण होगा। यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया यहाँ पे हो रही है, दोनों की क्या हो रही है, दोनों ये क्रिया आप साथ साथ हो रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसको पूरे डीप में हम नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को समझाने में हमको आधा घंटा लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, तो फिर आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए, आपको इस समय यही चाहिए कि आप लोग किसी भी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लें और परीक्षा में जाए अच्छे से लेकर के चले आए। वह समय बीत चुका है थोड़ी सी, लेकिन आपको हम आगे क्लास कंटिन्यू रखेंगे। 11th में सोच रहे हैं कि क्लास आपको हम कराएंगे, तो उसमें सारी चीजें बता देंगे। जैसे कि यहां पे बताया भी गया है, डीप में थोड़ा सा समझा देते हैं कि इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन हट जाता है। देखिए यहां से Cu से ऑक्सीजन हट जाता है, देखिए ऑक्सीजन हट जाता है और अतः Cu का यहां पे अपचयन हो जाता है तथा H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, अतः H2 का क्या आ रहा है, उपचयन होता है। आप लोग जानते हैं और हमने आपको पढ़ाया है कि अपचयन कब होता है, अपचयन और उपचयन। देखिए, अपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन हटेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है। देखिए ये किस में होता है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना किस में होता है, तो अपचयन में होता है। और ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का कमी होना वो क्या कहलाता है, वो आपका उपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इतना छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, याद रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल करके। चलिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो हम लोग का जो श्वसन है, यानी कि जो सांस लेते हैं हम लोग, जो श्वसन की क्रिया है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपके आएगा सब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो लिख दीजिएगा श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लेकिन श्वसन जब एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो क्यों है, आखिर क्यों है, तो ध्यान से समझिए क्यों है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखना होगा कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा रक्त, यानी कि जो हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ये लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, तो रक्त में भोजन क्या होता है, विघटित होता है। यानी कि देखिए, हम लोग का जो, यानी कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं
वह तब तक ये पचित नहीं होगा, यानी कि वो जब तक नहीं पचेगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे। देखिए कितना भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो और उसे हम लोग भोजन करा दे, भोजन उसको दे दे, लेकिन उसको बोल दे कि तुम सांस मत लो, तो सांस मत लो, वो तो मर जाएगा, है ना। लेकिन अगर सांस न लो, केवल सांस के लिए अगर मतलब वो सांस न लेगा तो उसका भोजन भी नहीं पचेगा, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, भोजन पचित होता है, यानी उपचयित हो जाता है, ठीक है, पचता है। पचने के साथ जब देखिए हम खाना खाते हैं, अब भोजन जब पच जाता है, सांस उस लेते हैं हम लोग, तो भोजन जब पच जाता है तो एक वो अंदर से क्या होती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो वही शक्ति क्या होती है, इसका मतलब कि ऊष्मा का निर्माण हुआ है, तो वही ऊर्जा का निर्माण हुआ है, ऊष्मा का निर्माण हुआ आपके शरीर में। इस अतः हम क्या कह देंगे कि श्वसन को उष्मा, तो इसलिए हम लोग श्वसन को उष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। देखिए आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और सांस लेते हैं तो जो रक्त में भोजन हमारा क्या होता है, विघटित हो जाता है, यानी कि वो पचता है। पचने के जब वो पचता है, जब भोजन हमारे शरीर में चला जाता है, जब वो पचता है तो हमें एक एनर्जी मिलती है, ठीक है, शक्ति मिलती है शरीर में लड़ जाने की। लड़ मच जाएगा अभी अपनी तैयारी कीजिए बढ़िया से, तो आपके शक्ति मिलती है। तो वही शक्ति क्या कहलाती है, आपकी जो शक्ति मिलती है, इसका मतलब वो ऊर्जा मुक्त होती है। वहां से शक्ति कब मिलेगी, जब आपके शरीर में एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा, आपकी ऊर्जा मिलती है आपको, तो इसलिए क्या कहेंगे, वो आपका एक उष्माक्षेपीय क्रिया हो जाएगा। जैसे कि C2H12O6 प्लस O2, जब हम ऑक्सीजन, देखिए जब ग्लूकोज हम लेते हैं, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद भी कर लीजिएगा। और जब ये ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो ये बट किस में जाता है, CO2 और H2O में, और जल हम, और उसके बाद हम लोग को ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। निर्माण क्या क्या का होता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और हम लोग को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, ऊर्जा। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि उष्माक्षेपीय क्रिया वही होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो, यानी ऊर्जा बाहर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, जो लोहा का वस्तु होता है पेंट आखिर क्यों करते हैं, ऐसे ही लोहा का वस्तु ऐसे छोड़ देते, तो देखिए क्यों नहीं छोड़ते हैं इसे, काफी बच्चे तो इसके बारे में जानते होंगे। देखिए पेंट करने से लोहे के पदार्थ पर ऊपर का भाग छिप जाता है, जब हम पेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर का भाग क्या होता है, छिप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। तो जंग जब नहीं लगेगा तो वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा, इसलिए पेंट करने से हम लोहे की उस पदार्थ को जंग लगने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप लोग जब भी आएगा एग्जाम में तो फटाफट से लिख दीजिएगा। अभी तक जो बच्चे सोच रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कब कीजिएगा, कीजिए ना, फटाफट से कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, समय काफी कम है। तो क्यों किया जाता है पेंट, आपको लिख देना होगा कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, जिसके कारण वह वायु के संपर्क में सीधे नहीं आ पाता है, और उसके जिससे क्या होता है, जंग नहीं लग पाता है, और वह काफी लंबे समय तक चल पाता है, जिसके कारण हम लोहे की वस्तु के क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि तेल या वास्तविक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जो चिप्स वगैरह होता है, कुरकुरे वगैरह होते हैं, उसमें कुरकुरा तक कम रहता है लेकिन उसमें हवा ज्यादा रहता है। आप ये सोचते होंगे कभी कभी बचपन में कि इसमें रहता कम है लेकिन फुला काली देता है, तो देखिए वह उसको फुलाता क्यों है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन क्यों भरता है। देखिए तेल एवं वास्तविक खाद्य पदार्थ वायुरोधी बर्तन में रखने से वह उपचयन की क्रिया वहां पे धीमी हो जाती है, यानी कि अगर वायुरोधी होगी, देखिए वायुरोधी का मतलब होगा कि अगर वहां पे हम लोग जो है नाइट्रोजन से प्रभावित कर देंगे, यानी कि उसमें हम लोग मतलब अगर वहां पे वायु नहीं जाने देंगे जो उसे पचित करेगा, उसमें सड़ाएगा गलाएगा, तो क्या होगा, वह पदार्थ हमें नष्ट नहीं होगा, कोई भी खाद्य पदार्थ होगा, तो इसलिए उससे हम लोग क्या वहां पे नाइट्रोजन, हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, तो तेल और वास्तविक खाद्य पदार्थ क्या होगा, वह नष्ट जल्दी नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो तेल और वास्तविक खाद्य पदार्थ है वह नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, वह इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग का जो खाद्य पदार्थ है, तेल या वास्तविक खाद्य पदार्थ जो है वह लंबे समय तक चले, ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन प्रभावित किया, नाइट्रोजन से उसको क्या किया जाता है, तो प्रभावित कर देता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस वहां पे भर दिया जाता है, जिससे कि वह खराब ना हो, लंबे समय तक चल सके। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए संक्षारण और लोहे में जंग लगना, ये दोनों मतलब एक तरीके का मिलता जुलता है,
ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो ध्यान दीजिएगा। वही चीज है संक्षारण कि जब धातु पानी या वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो उस पे क्या होती है, अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ का मतलब होता है कि उस पे कुछ जंग लग जाता है, यानी कि वह खराब होना शुरू हो जाती है, जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तन होने लगते हैं। और धातुओं के अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो ये आपको आएगा तो फटाफट तरीके से आपको इसे लिख देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा तरीके से इसे ध्यानपूर्वक देखिए। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो क्या लिखना होगा, देखिए विकृत गंधिता तेल या वासायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर के अपना स्वाद व गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि वही चीज जो आपको हमने ऊपर समझाया, देखिए कि नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है तेलीय व वासायुक्त खाद्य पदार्थों को, जिससे कि खराब ना हो। और जब वो खराब हो, देखिए खराब ना हो इसलिए नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, खराब होकर के अपना गंध जो होता है यानी कि वह क्या होता है, बदबू देने लगता है। तो जो बदबू देता है उसे कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो आपको इस तरीके से लिख देना है आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि तेल या वासायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर के अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं, उसमें चेंज आ जाता है, यानी कि वह बदबू देने लगते हैं। यह भी लिख सकते हैं आप कि वह बदबू देने लगते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि तेल या वासा में तले हुए कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे कि नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, काफी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, पकौड़ा वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि तेल में जो भी चीज तला जाता है, तलने के बाद से जो पदार्थ होता है, अगर उसे हम लोग कुछ दिनों तक छोड़ देंगे, कुछ दिनों क्या, 1-2 दिनों तक ही छोड़ देंगे, तो वह खराब हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। उपचयित जब हो जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा। पहले लगता था अच्छा खासा, खाने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उसके बाद से खाएंगे तो बड़ा बेकार लगेगा, बदबू देने लगेगा। उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल किसे कहते हैं, और इस अम्ल में के बारे में जो आपको हम बताएंगे, इससे 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, केवल इतने से। ये सब्जेक्टिव में तो दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां से समझिए क्वेश्चन छप गया। देखिए क्या क्या बता रहे हैं आपसे। देखिए ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो यहां से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जल में घुलकर, अम्ल जल में घुल करके क्या पैदा करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, तो बोल दीजिएगा हाइड्रोजन आयन। 1 नंबर यहां से हो गया। अम्ल कहलाते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि अम्ल जो है वह लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, तो नीला से लाल कर देते हैं। याद कर लीजिए, नीला से लाल कर देते हैं। कौन, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देखिए आगे, तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगला देखिए, अगला है कि अम्लों का जो पीएच वैल्यू होती है वह 7 होती है, 7 से कम होती है। क्या होती है, 7 नहीं होती है, 7 से कम होती है। 7 जो होती है उदासीन की होती है, 7 से कम इसकी होती है। क्षार का कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होती है, 7 से कम होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो याद कर लीजिए कि 7 होता है। ये 7.0 होता है, 70 नहीं लिखा गया है, 7 लिखा गया है। ठीक है, कितना होती है, 7 होती है। तो आपने देखा यहां से कितना क्वेश्चन बन गया। और सब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से भी आपके एग्जाम में समझिए कि क्वेश्चन आ गया और इस तरीके से आपको बनाना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिटिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बता दीजिएगा सिरका पाया जाता है। टार्टिक अम्ल में, टार्टिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दूध और दही में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो घास और पत्ते में पाया जाता है। फॉर्मलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक हो गया, बिच्छू के डंक या मधुमक्खी के डंक, यहाँ पे डंक लिख लिया, डंक हो गया, इसमें पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल की जगह मेथोनोइक अम्ल दे देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो एक एक बातों को जब आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब तो मजा आएगा ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दिए, सारा सब्जेक्ट का लगातार कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको कवर करा दे, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि समय काफी कम है और जब कम है तो कम तरीके में आपको जबरदस्त तैयारी कराना है।
ये पूरी हमारी जिम्मेवारी है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से तैयारी आपको कराई जा रही है। चलिए, तो क्षार किसे कहते हैं ये अब हम जानते हैं, क्योंकि अब क्षार से भी क्वेश्चन आता था। ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड जो उत्पन्न करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्षार कहेंगे। क्षार जो होती है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब ने क्या कर रहा था, नीला को लाल कर रहा था, लेकिन यह लाल को नीला कर देगा। ठीक है, ये लाल को क्या करता है, नीला करता है। ये स्वाद में खट्टे नहीं जी, तीखे होते हैं, तीखे। ठीक है, गलती से यहाँ पे टाइप हुआ है। ये स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। और क्षार का पीएच मान 7 से कितना होता है, अधिक होता है। कितना होता है, अधिक होता है। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये आपका संकेत क्या होता है, यानी कि कैसे लिखते हैं, तो KOH। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या हो गया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होते हैं आपके, तो क्षार होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और लास्ट क्वेश्चन रहा। अब आपको बताएंगे हम कि PDF कहां पे मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जबरदस्त तरीके से धमाल मार जाइए। मां सरस्वती आप पे कृपा बनाई हुई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि pH स्केल क्या है, पहले समझा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपको PDF कहां मिलेगा। देखिए pH स्केल, तो pH स्केल एक मापक स्केल होता है जिसका उपयोग किसी भी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को मापने के लिए किया जाता है। 1919 में सोनेरस नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल की संकल्पना दी थी। और यह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि सोनेरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कब 1909 ईस्वी में इसका क्या दिया था, संकल्पना दी थी। pH स्केल में जो P होता है, P का मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। पावर यानी कि शक्ति। P का वैल्यू देखिए, आप pH पढ़ते हैं लेकिन pH का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, P से इसका मान होता है पावर यानी कि शक्ति। क्या हो जाएगा, शक्ति। उसके बाद से इसमें H होता है, H का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की सांद्रता या हाइड्रोजन, चलिए हाइड्रोजन की सांद्रता याद कीजिएगा, हाइड्रोजन की सांद्रता। पीएच स्केल के मान की जो परास होती है वो कितने बीच के कार्य करती है, तो 0 से लेकर के 14 के बीच कार्य करती है। जो पीएच स्केल होता है उस पर कितने तक अंक अंकित रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 से लेकर के 14 तक जो होते हैं वो अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा विज्ञान के काफी जबरदस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए आपको बताते हैं कि पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो फ्री पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए फटाफट से टेलीग्राम को ओपन कीजिए। टेलीग्राम आप चलाते होंगे तो, और आप जाकर के उसमें सर्च बार में सर्च क्लिक कीजिए आप लोग डीलेस एजुकेशन। डीलेस एजुकेशन सर्च कीजिए तो आपके सामने देखिए डीलेस एजुकेशन ऑफिशियल और डीलेस एजुकेशन, यह दो आएगा। आपको क्या करना है, डीलेस एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है वह यहाँ पे टेस्ट चलती है 5:30 बजे। तो टेस्ट आकर के यहाँ पे आप दे सकते हैं और यहीं पे आपको जो है आपको मिल जाएगी फ्री पीडीएफ। और नहीं तो आप लोग डीलेस एजुकेशन का जो चैनल है आप चैनल से जुड़ जाइए, यहीं पर तो आपको 100% आपको पीडीएफ अगर देख सकते हैं, बहुत सारा चीज यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है,